नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल GTM स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे इस चैनल पर क्लास 10th का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जो कि पूरा क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस करते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, जो आपका फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, आज दोस्तों हम फिजिक्स का 30 प्रश्न करेंगे, जो कि आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है दोस्तों, आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप 30 का 30 प्रश्न इस वीडियो में देखिएगा। एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कीजिएगा। आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन को आप बारीकी से समझिएगा। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है वाट, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है एम्पियर, थर्ड में लिखा हुआ है वोल्ट और लास्ट में लिखा हुआ है ओम। तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये वाट जो होता है दोस्तों, शक्ति का एसआई मात्रक होता है। आप ये भी याद रखिएगा कि वाट जो होता है शक्ति का एसआई मात्रक होता है। अब विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। और यहाँ जो लास्ट में लिखा हुआ है ओम, ये जो होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, जो ओम होता है। ये सारे बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, दूसरा नंबर। इसमें कह रहा है कि किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है एमीटर, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है कुंडली, और यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है वोल्ट मीटर, और लास्ट में लिखा हुआ है विद्युत सेल। तो दोस्तों, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो एमीटर लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह होता है, और वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस का चिन्ह होता है, विद्युत सेल में भी प्लस माइनस का चिन्ह होता है, कुंडली में नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, तीसरा नंबर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ये प्रश्न में आपसे पूछा गया दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों, प्रकाश के जो परावर्तन के पहला नियम होते हैं, वो होते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि I = R होते हैं। और दूसरा नियम जो होता है दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये दोनों बात को आप याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछ सकता है दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अपवर्तन के भी 2 ही नियम होता है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, चौथा नंबर। इसमें पूछा गया है आपसे कि 1 किलोवाट घंटा का तुल्य है। तो 1 किलोवाट घंटा का जो तुल्य है दोस्तों, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल का। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा का तुल्य है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल का। अगला प्रश्न आप देखिए, 5वां नंबर। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? दोस्तों, परिपथ में विद्युत धारा की जो माप है वो एमीटर से की जाती है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ जो लिखा हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज को मापते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, छठा नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है ध्रुवन, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है छितराव, और ये थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है अपवर्तन, और लास्ट में लिखा हुआ है प्रकाश के व्यतिकरण से। तो प्रकाश में जो है दोस्तों साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है, उसका कारण जो हमारा है प्रकाश के व्यतिकरण से। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, 7वां नंबर। इसमें कह रहा है
कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होने का कारण है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है परावर्तन, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है अपवर्तन, ये थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है परिकिरण, यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो सूर्योदय दोस्तों और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग होता है लाल होने का कारण वो परिकिरण होता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो लाल रंग होता है दोस्तों, इसको आप देखे होंगे कि रेलवे लाइन पर जो सिग्नल की बत्ती होती है वो लाल रंग के ही दिया जाता है, क्योंकि इसका जो परिकिरण होता है दोस्तों बहुत कम होता है और बैगनी रंग का जो परिकिरण होता है ज़्यादा होता है। ठीक, चलिए आप देखिए 8वां प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है दोस्तों अवतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है या समतल दर्पण या तो इनमें से कोई नहीं। तो सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह होता है दोस्तों वह अवतल दर्पण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उत्तल दर्पण जो होता है दोस्तों साइड मिरर में उपयोग किया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण साइड मिरर में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आप देखिए 9वां नंबर। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है इसमें कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है फ्यूज तार, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है शॉर्ट सर्किट, ये थर्ड ऑप्शन में लिखा है उच्च धारा प्रवाह और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो घरों में दोस्तों विद्युत की जो किसके कारण दुर्घटना होती है तो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 10वां नंबर। देखिए कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है सीधी रेखा में, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है टेढ़ी रेखा में, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है किसी भी दिशा में और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें गमन जो करती है दोस्तों सीधी रेखा में। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 11वां प्रश्न। देखिए दोस्तों 11वां प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होती है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है लाल, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है हरा और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है पीला और लास्ट में लिखा हुआ है बैगनी। तो स्पेक्ट्रम में दोस्तों किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होती है? तो बैगनी की। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों पूछेगा कि झुकाव कम होती है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव कम होती है? तो लाल हो जाएगा हमारा आंसर। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 12 नंबर। ये प्रश्न भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है सीधा, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है उल्टा और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है सीधा और उल्टा दोनों और लास्ट में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों सीधा होता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब को दोस्तों हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। जो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों उल्टा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों उसको आप बार बार रिविजन करें, बार बार याद करें। ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ जाए तो एक भी क्वेश्चन आपसे स्किप हो जाए। ये सारे क्वेश्चन को आप बार बार रिविजन करते रहिए। चलिए आप देखिए 13वां प्रश्न। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन लिखा है उष्मीय, सेकेंड ऑप्शन में लिखा है चुंबकीय, थर्ड ऑप्शन में लिखा है रासायनिक और लास्ट में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 14 नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप जानते होंगे दोस्तों कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर जो दोस्तों आपसे पूछेगा ये जूल क्या है, तो जूल जो है दोस्तों ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ये भी आप याद रखिएगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। ठीक, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। अगला प्रश्न आप देखिए 15वां नंबर।
इसमें आपसे पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है उत्तल, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है अवतल और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर और लास्ट में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस को व्यवहार करते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों दूरदृष्टि को दूर करने के लिए अगर जो पूछे तो हमारा राइट आंसर उत्तल हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन हो गया, अवतल, क्योंकि हाँ निकट दृष्टि दोष पूछा था। अगला प्रश्न आप देखिए 16 नंबर। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ उत्तल, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ अवतल, थर्ड में लिखा हुआ बेलनाकार और यहाँ लास्ट में लिखा हुआ बाईफोकल। तो दोस्तों मानव नेत्र में हम यहाँ पे उत्तल लेंस का पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न आप देखिए 17वां नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है दिष्ट, सेकेंड ऑप्शन दिष्ट मतलब होता है दोस्तों डीसी डायरेक्ट करंट, और यहाँ पे लिखा है सेकेंड में प्रतिवर्ती यानी कि एसी अल्टरनेटिंग करंट, और लास्ट में लिखा हुआ है दिष्ट और प्रतिवर्ती दोनों, और यहाँ डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बैटरी से हम किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट होती है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करेंट। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 18वां नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो एक फार्मूला आप जानते होंगे दोस्तों, एफ बराबर RY2 होता है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछेगा कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या से कितनी होती है, तो आधी होती है, क्योंकि फोकस दूरी के बराबर किया है RY2। तो देखिए हमको यहाँ से फोकस निकालना है, फोकस दूरी, तो यहाँ से हम एफ बराबर निकालेंगे तो हमारा R कितना दिया हुआ है 40, तो यहाँ 40 बटा में 2 करेंगे तो हमारा कितना बराबर में आ जाएगा 20 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आप देखिए 19 नंबर। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक रंग का उदाहरण है। तो प्राथमिक रंग का जो उदाहरण है दोस्तों लाल है, हरा है, नीला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, लाल, हरा, नीला जो है प्राथमिक रंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न आप देखिए 20 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंद्रधनुष कितना प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष जो है दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। ये दोनों को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 21 नंबर। और दोस्तों आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर देख लीजिए। उसमें जो वही प्रश्न करवाया गया है दोस्तों जो आपका एग्जाम में बार बार रिपीट करवाया जाता है, इसलिए आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार वो प्रश्न को आप जरूर पढ़ के जाइए, आपको काफ़ी मदद मिलेगा। चलिए आप देखिए 21 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष से होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है धुंधला, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है साफ, और लास्ट में लिखा है दोनों, धुंधला और साफ दोनों, और लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष से द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है सफा होता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष से सफा होता है, साफ होता है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए 22 नंबर। ये 22 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रकाश के किस रंग का तिरंगधैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो देखिए दोस्तों प्रकाश में किस रंग का तिरंगधैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 23 नंबर। इस प्रश्न दोस्तों जो है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप बार बार रिवीजन करिएगा। कारण मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का
प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कुर्निया, सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है दृष्टिपटल, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है परितारिका, और लास्ट में लिखा हुआ है पुतली। तो दोस्तों मानव नेत्र में जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल पर, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दृष्टि पटल को ही हम दोस्तों रेटिना भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न आप देखिए 24 नंबर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार होता है। विद्युत बल्ब में दोस्तों फिलामेंट का तार बना होता है, सॉरी यहाँ बना होता है लिखा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है एल्यूमिनियम का, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है तांबे का, या थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है लोहे का, लास्ट में लिखा हुआ है टंगस्टन का। तो दोस्तों विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट का तार बना होता है वो होता है टंगस्टन का। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 24 नंबर, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है आपसे कि शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है, वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। अगला प्रश्न आप देखिए, और यहाँ पर दोस्तों आपसे ये भी पूछेगा कि यहाँ पे जूल जो है ये किसका एसआई मात्रक है। तो जूल जो है दोस्तों ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ये भी आप याद रखिएगा कि जूल क्या है, ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक है वो जूल है। अगला प्रश्न आप देखिए 26 नंबर, ये प्रश्न भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। तो देखिए एक एंगस्ट्रम का मान जो होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और दोस्तों आपको इसको मीटर में भी दे सकता है। तो मीटर में देगा तो आपका 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए सेंटीमीटर से हम जब मीटर में करते हैं तो हम 100 से भागा देते हैं, और यहाँ 10⁻⁻8 में 100 से भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न आप देखिए 27 नंबर, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक बोल्ट बराबर होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ 1 जूल पर कूलम, सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ 1 जूल, थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ 1 कूलम पर मीटर, 1 कूलम पर मीटर, यहाँ थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 न्यूटन पर कूलम। तो दोस्तों 1 बोल्ट बराबर जो होता है 1 जूल पर कूलम। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 जूल पर कूलम। अगला प्रश्न आप देखिए 28 नंबर, इस प्रश्न में पूछा गया है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण। तो दोस्तों पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण जो होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए 29 नंबर, ये प्रश्न जो है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में आपसे दिया हुआ है कि एक अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर तो इसकी क्षमता होगी। तो P बराबर एक फार्मूला होता है 1/f, और ये 1/f जो होता है मीटर में होता है। और यहाँ से देखिए हम P लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है तो 1/, यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। और यहाँ देखिए दोस्तों सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हमको आंसर मीटर में देना है, तो यहाँ से हम 100 से भागा दे देंगे, और यहाँ से काटेंगे तो कितना टाइम में कट जाएगा, 5 टाइम में, यानी कि इसके बराबर जो आ जाएगा हमको 5 डायोप्टर आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में लिखा हुआ, एक में लिखा हुआ है +5 डायोप्टर और एक में लिखा हुआ है -5 डायोप्टर। तो हमारा आंसर इसमें कौन होगा, देखिए यहाँ पूछा गया है आपका अवतल लेंस की फोकस दूरी। और दोस्तों ये बात को आप याद रखिएगा कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये निगेटिव होता है, और इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, -5 डायोप्टर। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों वो पॉजिटिव होता है, मगर यहाँ उत्तल लेंस पूछा नहीं गया है, अवतल लेंस पूछा गया, इसलिए हमारा -5 डायोप्टर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप देखिए 30 नंबर, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने के लिए
किस दर्पण का उपयोग होता है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी आसान है, आप इसको हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर जो होगा कौन होगा। आपका हम कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। आप इसको बना सकते हैं दोस्तों, आप में इतनी क्षमता है कि प्रश्न का जवाब जरूर दे सकते हैं, इसलिए आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट ऑप्शन कौन होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे और सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ पाएँ। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।